नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रेड सी टेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 24 यानी 24 के बारे में। इससे पहले के मॉडल पेपर देखने के लिए दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के होम पेज पर जाकर आप इनको प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 mg प्लस O2 और इसकी अभिक्रिया द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है 2 MgO। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। ए ऑप्शन है अपघटित हो रहा है, बी ऑप्शन है अपचयित हो रहा है, सी ऑप्शन है विस्थापित हो रहा है और डी ऑप्शन है ऑक्सीकृत हो रहा है। तो दोस्तों जब हम यहाँ पर Mg को देख रहे हैं तो यहाँ पर Mg पर कोई आवेश नहीं है, यानी जीरो आवेश है क्रियाकारक की तरफ। और जब उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद में ये MgO में बदल जाता है। MgO में जो है Mg की ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाती है, यानी ये 0 से +2 में चला जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये त्यागता है। तो इस तरह का जो प्रक्रम होता है वो ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, जिसका उपयोग हम खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं करते हैं। ए ऑप्शन है प्रोपेनोइक अम्ल का सोडियम लवण, बी ऑप्शन है पामीटिक अम्ल का सोडियम लवण, सी ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण और डी ऑप्शन है सार्बिक अम्ल का सोडियम लवण। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पामीटिक अम्ल का सोडियम लवण जो होता है इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि जो डार्क रिएक्शन होती है इसकी अप्रकाशिक अभिक्रिया वो कहाँ पर संपन्न होती है। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी ऑप्शन है ग्रेना में, सी ऑप्शन है स्ट्रोमा में और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोमा जो होता है उस स्ट्रोमा में ही प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलाम आवेश प्रभावित होता है, यानी 2 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। एम्पियर में पूछा है क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ए ऑप्शन है 1.5 एम्पियर, बी ऑप्शन है 10 एम्पियर, सी ऑप्शन है 1 एम्पियर और डी ऑप्शन है 4 एम्पियर। तो दोस्तों इसमें हमें आवेश यानी क्यू का मान दे रखा है और टी यानी समय दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो इसका एक सूत्र होता है Q बराबर आई टी, हम इसमें लगाएंगे और यहाँ पर विद्युत धारा का मान यानी I का मान पूछा है, तो I का मान निकालने के लिए हम इसको कर देंगे Q/T। जैसे हम इसको Q/T करेंगे तो Q का मान कूलाम में दे रखा है यानी कि 2 दे रखा है बटा T का मान 0.5 दे रखा है। तो 0.5 जब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा 4 एम्पियर। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 एम्पियर विद्युत धारा का मान इसमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे मायोपिया, इसमें क्या होता है व्यक्ति के अंदर। ए ऑप्शन है एक नेत्री दृष्टि नहीं बना पाता, बी ऑप्शन है पास की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता, सी ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा निकट दृष्टि दोष में मायोपिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा आवर्ती गुण नहीं है, मतलब आवर्त सारणी में जो आवर्ती गुण पाए जाते हैं
वो कौन सा नहीं होता है तत्वों के लिए? ए ऑप्शन है आयनन ऊर्जा, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणता, सी ऑप्शन है प्रकृति में प्राप्ति और डी ऑप्शन है परमाणुीय आकार। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आवर्ती गुण नहीं होता है प्रकृति में प्राप्ति। आयनन ऊर्जा भी होता है, विद्युत ऊर्जा भी होता है और परमाणुीय आकार भी जो है आवर्त सारणी में आवर्ती गुण के रूप में पाए जाते हैं तत्वों के लिए, लेकिन प्रकृति में प्राप्ति जो है आवर्ती गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च वसन में होता है। ए ऑप्शन केवल तनुपट शिथिलित, बी ऑप्शन तनुपट बाह्य अंतरापरशुक पेशियां संकुचित, सी ऑप्शन है तनुपट एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां संकुचित और डी ऑप्शन है हमारे पास तनुपट एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां शिथिलित। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो उच्च वसन क्रिया होती है श्वसन के अंतर्गत, उसमें तनुपट एवं बाह्य अंतरापरशुक पेशियां शिथिलित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है? ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है वाट इंटू सेकेंड, डी ऑप्शन है किलोवाट प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो किलोवाट घंटा होता है यानी KWH किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा इसका व्यावसायिक मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समबहुलक है? मतलब समबहुलक का उदाहरण पूछा गया है। ए ऑप्शन है ब्यूनाएस, बी ऑप्शन है नायलॉन 66, सी ऑप्शन है पॉलीथीन, डी ऑप्शन है बेकेलाइट। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो पॉलीथीन होता है यही समबहुलक का उदाहरण होता है। इसका जो एकलक होता है वो एथीन होता है। एथीन का बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन मिलता है और इसमें बहुत सारी CH2 इकाइयाँ जो है बार बार रिपीट होती है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं इसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ पाई जाती है। तो इसमें पॉलीथीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये समबहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शुक्राणु अग्रपिंडक द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन सा है? ए ऑप्शन है कार्बोक्सिलेज, बी ऑप्शन है डिहाइड्रोजिनेज, सी ऑप्शन है हाइल्यूरोनिडेज और डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हाइल्यूरोनिडेज होता है यही शुक्राणु अग्रपिंडक एग्रोसोम द्वारा स्त्रावित एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो किए गए कार्य की गणना करिए। वो क्या प्राप्त होता है हमें? ए ऑप्शन है 300 न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन है 100 न्यूटन मीटर, सी ऑप्शन है 400 न्यूटन मीटर और डी ऑप्शन है 200 न्यूटन मीटर। तो दोस्तों जो सूत्र होता है कार्य के लिए, वो कार्य के लिए सूत्र होता है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य का अगर हम सूत्र देखें तो सूत्र होगा कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो बल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20 न्यूटन और विस्थापन हमें प्रश्न में दे रखा है 10। दोनों को गुणा करेंगे तो हमें 200 मिलेगा, यानी 200 न्यूटन इंटू मीटर इसका सही उत्तर होगा। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 200 न्यूटन मीटर ही कार्य हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगात्मक अभिक्रिया निम्न वर्ग के यौगिकों द्वारा नहीं दर्शाई जाती है। कौन जो है योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाता है? तो साइक्लो एल्कीन की अगर हम बात करें तो साइक्लो एल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है। फिर बी की बात करें एल्केन, सी की बात करें एल्का डाइईन और डी की बात करें कीटोन। तो कीटोन में भी इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ यानी द्विबंध पाया जाता है। एल्का डाइईन की बात करें तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड होता है और साइक्लो एल्कीन के अंदर भी डबल बॉन्ड होता है। तो जितने भी ये डबल बॉन्ड वाले यौगिक हैं ये योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो एल्केन होंगे जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, यह यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा एल्केन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अजार रोग, जिसको हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, ये किससे होता है? ए ऑप्शन है लीशमेनिया से, बी ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा से, सी ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, और डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम से। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लीशमेनिया होता है, इससे ही काला अजार रोग यानी ब्लैक फीवर रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो पूर्वलग्न का क्या यूज करेंगे ना? 3 कार्बन उपस्थित हैं तो हम क्या पूर्वलग्न लगाएंगे? ए ऑप्शन है पेंट, बी ऑप्शन है ब्यूट, सी ऑप्शन है प्रोप और डी ऑप्शन है एथ। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब 3 कार्बन इस तरीके से पाए जाते हैं हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो इसके लिए हम प्रोप का उपयोग करते हैं। अगर 2 होते हैं तो एथ का उपयोग करते हैं, 5 होते हैं तो पेंट का उपयोग करते हैं, और 4 होते हैं तो ब्यूट का उपयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध मापी तथा हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इस पर आधारित होते हैं दुग्ध मापी और हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वो घनत्व मापक होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं के परिपक्वन को प्रेरित करने वाला विटामिन कौन सा है? ए ऑप्शन है हमारे पास विटामिन बी, बी ऑप्शन है विटामिन B12, सी ऑप्शन है विटामिन डी, और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन B12 होता है, यही वो विटामिन होता है जो लाल रुधिर कणिकाओं के परिपक्वन को प्रेरित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं? ए ऑप्शन है छानना, बी ऑप्शन है वाष्पन, सी ऑप्शन है आसवन, और डी ऑप्शन है अपकेंद्रण। तो जो अपकेंद्रण विधि होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, इस सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण विधि द्वारा हम दही से मक्खन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिटोल के मुख्य घटक कौन से हैं? ए ऑप्शन है फिनोल का 0.2% विलियन, बी ऑप्शन है क्लोरेम्फेनिकोल व ग्लिसरॉल, सी ऑप्शन है क्लोरोजाइलिनोल व टर्पिनियोल, और डी ऑप्शन है एल्कोहल में आयोडीन का 2 से 3% विलियन। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोजाइलिनोल व टर्पिनियोल का जो मिश्रण होता है, यही मुख्य घटक होते हैं डिटोल के। क्लोरोजाइलिनोल व टर्पिनियोल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र में कौन सी कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षी अनुक्रिया में योगदान करती है? ए ऑप्शन है टी लसीकाणु, बी ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, सी ऑप्शन है रक्ताणु, और डी ऑप्शन है मास्ट कोशिका। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो टी लसीकाणु होते हैं, टी लिम्फोसाइट, यही क्या करते हैं? मध्यवर्ती प्रतिरक्षी अनुक्रिया में योगदान करते हैं मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र के अंदर। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, टी लसीकाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालकों में सबसे अधिक तर्क और चिंतन विकसित करने वाली विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, बी ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, सी ऑप्शन है भाषण विधि, और डी ऑप्शन है निगमन विधि। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो समस्या समाधान विधि है, यही बालकों में सबसे अधिक तर्क और चिंतन विकसित करने वाली विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? जो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाती है।
ए ऑप्शन है रुबिडियम, बी ऑप्शन है सीजियम, सी ऑप्शन है बेरिलियम और डी ऑप्शन है पोटेशियम। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बेरिलियम होता है ये वर्ग 2 में आता है आवर्त सारणी में, और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करने वाली धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? ए ऑप्शन है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट, बी ऑप्शन है सेलुलोज, सी ऑप्शन है लिग्निन और डी ऑप्शन है पेक्टिन। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट इसकी ही मध्य पटलिका बनी हुई होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह परीक्षण जिससे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है अमानकीकृत परीक्षण, बी ऑप्शन है अप्रमाणीकृत परीक्षण, सी ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण यही वो परीक्षण होते हैं जिससे प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी तत्व धातु होते हैं? मतलब उस वर्ग में धातु ही पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है वर्ग 2, बी ऑप्शन है वर्ग 17, सी ऑप्शन है वर्ग 16, डी ऑप्शन है वर्ग 15। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो वर्ग 2 होता है जो कि एस ब्लॉक में आता है, एस खंड में आवर्त सारणी में, जिसमें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब धातुएं पाई जाती है वर्ग 2 के अंदर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ग 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कणिका, बी ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिका, सी ऑप्शन है अमीबा और डी ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। माइकोप्लाज्मा सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में प्रवेश करता है तो किस कंडीशन में करता है, मतलब किस कक्षक में जाना पसंद करता है? जिसमें n+m का मान न्यूनतम हो, जिसमें l का मान न्यूनतम हो, सी ऑप्शन है n+l का मान न्यूनतम हो और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। n और l, n होती है मुख्य क्वांटम संख्या और l होता है अपना द्विगंशी क्वांटम संख्या। n+l इनका मान न्यूनतम होना चाहिए तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में प्रवेश करना फेवरेबल होता है उसके लिए। तो n+l का मान न्यूनतम, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निर्माण के आधार पर कठोर उपागम का उदाहरण कौन सा है? ए ऑप्शन है ग्राफ, बी ऑप्शन है रेखा चित्र, सी ऑप्शन है मॉडल और डी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कठोर उपागम का जो उदाहरण है वो सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस, द्रव व गैस के अणुओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं ठोस, द्रव, गैस के बीच। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो ठोस होते हैं उनके जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास पाए जाते हैं, द्रव में उससे ज़्यादा दूर पाए जाते हैं और गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ठोस के अणुओं के बीच दूरी कम रहेगी, फिर उससे ज़्यादा जो दूरी रहेगी वो द्रव के अणुओं के बीच रहेगी और सबसे ज़्यादा जो दूरी रहेगी वो गैस के अणुओं के बीच रहेगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस कण के आवरण को क्या कहा जाता है? जो वायरस कण होते हैं उनके आवरण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन है क्यूटिकल, बी ऑप्शन है कैप्सिड, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और डी ऑप्शन है कोशिका भित्ति। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायरस कण का जो आवरण होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। कैप्सिड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हुए बालक के अधिगम की मात्रा को बढ़ाते हैं तो निम्नलिखित में से वो कौन सी शिक्षण विधि है? ए ऑप्शन है प्रयोगशाला, बी ऑप्शन है समस्या समाधान,
सी ऑप्शन है अनुसंधान विधि और डी ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदर्शन विधि जो होती है इसमें ही जो है सहायक सामग्री का प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हुए बालक के अधिगम की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आज का मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने L2 साइंस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।